फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से आपको पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इसमें अभी हम लोग फ़िलहाल हिस्ट्री का 2 चैप्टर करेंगे, जिसमें आप लोग को टर्म 1 पढ़ना है। मतलब टर्म 1 में जो चैप्टर दिया है उसी को पढ़ना है। टर्म 1 में दोस्तों 2 ही चैप्टर पढ़ना है। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, पहले आपके हिस्ट्री में 5 चैप्टर हुआ करते थे, जिसको अब हटा करके 3 चैप्टर कर दिया गया है, जिसमें से टर्म 1 में आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पहला और दूसरा। और पहला चैप्टर जो पढ़ना है उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और आप लोगों को ये जो पहला चैप्टर है इसका आप लोगों को 3 पार्ट में मिलेगा। कितने पार्ट में मिलेगा दोस्तों? 3 पार्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ देखना है। देखिए, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है दोस्तों? यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का टाइटल क्या रखा गया है दोस्तों? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों हुआ? यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यूरोप में इस तरह की हलचल, इस तरह की घटनाएं हुई है सबसे पहले, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। और आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 का जो आप लोग का हिस्ट्री का बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति। क्या है दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति। उस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति में कि उस समय फ्रांस पर कौन राजवंश शासन करता था? बूर्बो राजवंश शासन करता था। और वो बूर्बो राजवंश लगभग 16 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद नंबर आया था लुई 16 का। किसका नंबर आया था दोस्तों? लुई 16। और लुई 16 के शासन काल में ही कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जहां से राष्ट्रवाद का उदय होता है। और ये राष्ट्रवाद का उदय लगभग आपका समझ लीजिए तो फ्रांस से हुआ। इसीलिए इसको, जो आपका फ्रांस है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसीलिए जो आपका चैप्टर का टाइटल दिया है दोस्तों, वो दिया हुआ है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब समझते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों। ये सब आपको क्लास 9 में ही पहले सीख जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना या प्रेम की भावना जागृत करना, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर आप किसी भी सरकारी संपत्ति या देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या आपको लगता है कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो ये गलत हो रहा है, तो आप एक तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हैं। आपके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक दोस्तों, तो वही दिया चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कुछ पढ़ना है इंट्रोडक्शन के तौर पर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका 1848 दिया हुआ है। और इसमें एक कैप्शन में दिया हुआ है दोस्तों कि फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सरियू। क्या नाम था दोस्तों? फ्रेडरिक सरियू। दोस्तों, फ्रेडरिक सरियू जो थे, इन्होंने एक कल्पना किया, और कल्पना करके इन्होंने 4 चित्र बनाए। और 4 चित्रों में कुछ इस कदर दर्शाने का प्रयास किया कि कितना अच्छा होता कि सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के जितने भी लोग हैं, सब एक ही तिरंगे के नीचे, एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही गणतंत्र, एक ही तरह का संविधान, सब कितना अच्छा होता अगर एक साथ चलता। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी गतिविधियां नहीं, कोई भी राजनीतिक टकराव नहीं, तो कितना अच्छा होता। इसको लेकर के आपके बुक में पहला ही एक ड्राइंग दिया है दोस्तों। मैं आपको उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। उस ड्राइंग को देखिए आप। देखिए, जैसे ये ड्राइंग अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये ड्राइंग जो है फ्रेडरिक सरियू के द्वारा बनाया गया ये ड्राइंग है। इन्होंने इस ड्राइंग में पूरे यूरोप में ही पूरे दुनिया को एक ही गणतंत्र, एक ही धर्म, एक ही समाज में बांधने का प्रयास, मतलब इस तरह की कल्पना उन्होंने की है। और उसके आधार पर उन्होंने ये ड्राइंग बनाया है। आप देखिए, इसमें 4 चीज़ों को इन्होंने शामिल किया था। 4 चीज़ों में क्या क्या था? 4 चित्र की श्रृंखला में क्या क्या था? संसार एक साथ रहे, मिलकर रहे, एक गणतंत्र हो, धर्म विचार सभी के एक हो। दोस्तों, ये जो इनके द्वारा चित्र बनाया गया है, इस चित्र में केवल कल्पना है दोस्तों। ये हकीकत में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर संभव हो जाए तो समझ लीजिए यदि सभी आदमी के विचार, सोच अगर एक जैसे हो जाए तो दुनिया में सब के सब राम पैदा होते, कोई भी रावण पैदा नहीं होता। तो ये संभव नहीं है। इसी को लेकर के 2 नई शब्द सामने आया है दोस्तों। इसी को लेकर के 2 नए शब्द सामने आए हैं। वो 2 नए शब्द आपके एग्जाम में बड़ी पूछता है।
लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में याद रखिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। जैसे है 30 शब्द में या 150 शब्द में लिखने के लिए दे देता है। जैसे 2 नए शब्द क्या बने हैं, देखिए, एक है कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं, आपसे पूछता है, या फिर यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला दिया है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये है क्या, देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए, कल्पनादर्श या यूटोपिया, देखिए दोस्तों, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका लगभग होना असंभव है, ऐसे सोच या ऐसे विचार रखने वाले को क्या कहा जाता है, यूटोपियन सोच का कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति आ गया, इसने कहा कि कितना अच्छा होता, भगवान भी हमारे साथ रहते, अगर हम जो गलती करते भगवान हमको बता देते कि ये मत करो, तुरंत बता देते, तुरंत उसका रिजल्ट दे देते। तो ये लगभग असंभव है, समझे ना। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं। ये अगला है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। किससे दोस्तों, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी बाहरी आदमी का अंकुश ना हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, निरंकुश शासन व्यवस्था या निरंकुशवाद कहेंगे। जैसे जब राजा का शासन होता था तो कोई भी बाहरी आदमी आकर के वहाँ पे बोल नहीं सकता था। जैसे आप मान लीजिए एक ऐसा शासन, जैसे आप कहोगे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे सदियों से, बहुत लंबे समय से किंग जोंग जैसे उनके परिवार के लोगों का ही राज रहा है, उनके परिवार के लोगों का ही शासन रहा है। तो वहाँ पे कोई भी बाहरी आदमी जाकर के रोक टोक नहीं कर सकता है, उनकी बातों को सुना भी नहीं जाएगा। तो इसी तरह की जो शासन व्यवस्था होती है, इसको कहा जाता है निरंकुशवाद शासन व्यवस्था। जैसे आप अगर कोई मूवी वगैरह आप देखें, जैसे बाहुबली, बोल दिया जय महिष्मती, इसका गर्दन काट दो तो काट दो, कोई सुनने वाला नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या दिया है टॉपिक, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। क्या दिया है दोस्तों, जनमत संग्रह। देखिए, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाता है। इसमें हाँ में या ना में जवाब आता है। आप देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जो आपके बुक में दिया एनसीईआरटी में वही मैंने लिख दिया था, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ जनमत संग्रह। अब जनमत के संग्रह क्या होता है दोस्तों, इसमें सभी लोगों से राय मशवरा लिया जाता है कि आप इस आदमी का समर्थन करते हैं, इनके द्वारा किया गया काम आपको अच्छा लगेगा, या इनके द्वारा जो विचार दिया गया, ये जो बोल रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसके समर्थन में हैं, या अगर है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो ना कीजिए। तो अगर वो हाँ कर दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया कि जन मतलब होता है लोग, और मत मतलब क्या होता है उसका वोट समझ लीजिए। तो उसने आपका मत, आपके मत को उसने प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनमत संग्रह। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या कुछ हमें करना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो दिया हुआ है दोस्तों, वो टॉपिक है आप लोग का फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब इस टॉपिक में हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ सीखना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, फ्रांसीसी क्रांति। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास 9 में अब तक जो आप पढ़े थे उसको दोबारा आपको रिपीट करना है, थोड़ा बहुत उसको दोबारा रिपीट करना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। उसके साथ साथ क्या दिया है कि राष्ट्र का विचार, यानी जो लोग थे वो देश के प्रति क्या क्या विचार दे रहे थे, कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से अगर देखा जाए उस समय के महानायक बने थे, ठीक, उनके बारे में भी पढ़ना है। जैसे जोसेफ मैथ्यनी, रूसो, इस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आपका क्या कुछ दिया हुआ है, देखिए पहली राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति। क्या कह रहा है दोस्तों, पहली राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति। दोस्तों पहली राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति फ्रांस से ही शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, फ्रांस से। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस से ये पहली अभिव्यक्ति शुरू हुई थी। अब क्यों हुई थी, इसके पीछे की घटना हम देखते हैं। देखिए पूरा फ्रांस दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में, यानी 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। अब इसमें क्या क्या था दोस्तों, देख लीजिए। देखिए जैसे प्रथम वर्ग में कौन रहते थे, पादरी वर्ग रहते थे। द्वितीय वर्ग में कौन रहते थे, आपका राजा, मंत्री, संतरी, जिसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं कुलीन वर्ग, यानी व्यापारी वगैरह, राजा, मंत्री, उसके अधिकारी वगैरह सब कुछ किसमें रहते थे, द्वितीय स्टेट में रहते थे। और तृतीय स्टेट में कौन रहते थे दोस्तों,
किसान और मजदूर। इस तरह से फ्रांस की जो है सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था बटी हुई थी। और इस समय जो शासन कर रहे थे वो व्यक्ति थे लुई 16। ये किस राजवंश से थे दोस्तों? ये आपके बूर्बो राजवंश से थे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जितनी भी राजनीतिक सुविधाएं हैं, जितनी भी कानूनी सुविधाएं हैं, सारी की सारी सुविधा पादरी वर्ग एवं और कुलीन वर्ग दोनों को दी गई थी। चाहे जो भी चीज़ हो, जैसे अगर मान लीजिए किसी से टैक्स वसूलना हो तो टैक्स वसूलने का काम केवल किसान और मजदूरों से किया जाता था, कुलीन वर्ग से नहीं किया जाता था, पादरी वर्ग से नहीं किया जाता था। खेतीबाड़ी करने का काम, सारा काम कौन करते थे? किसान मजदूर वर्ग करते थे। और जो कुलीन वर्ग होते थे ये कुछ भी नहीं करते थे, केवल अपने चर्च में पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने की जिम्मेवारी इनको सौंपी गई थी। तो इसी तरह से दिन प्रतिदिन जब घटनाएं बढ़ती जाती है तो जब नंबर आता है, आपका राजा था लुई 16, जब इसका नंबर आता है तो जब लुई 16 राज सिंहासन धारण करता है तो क्या करता है, ये उस समय अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे देश थे, इन देशों के साथ युद्ध लड़ने में अपना देश का सारा पैसा खर्चा कर देता है। इसके साथ साथ अपने पत्नी के लिए भी कुछ पैसे जो है खर्च कर देते हैं। जैसे एक महल इन्होंने बनाया था, पेरिस ऑफ वर्सेल। ये महल जब इन्होंने बनाया था तो इस महल में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा आया था। तो एक युद्ध लड़ना, एक तरफ महल का खर्चा, एक तरफ जितने भी अधिकारी थे इनका पेमेंट। तो इस तरह जब ये चीज़ों को करते गए तो क्या हुआ, जो इसका राजकोष था वो खाली हो जाता है। किसका? लुई 16 यानी फ्रांस का जो राजकोष था, घराना जो पैसा जहाँ रखा जाता है वो खाली हो गया, खजाना खाली हो गया। तो इन्होंने पैसे वसूल करने के लिए एक वार्ता बुलाया था, एक मीटिंग बुलाई थी। क्लास 9 में बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया गया है, मैंने भी बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब ये बैठक बुलाई गई तो इसमें केवल कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को बुलाया गया, आपका जो किसान मजदूर वर्ग है इनको नहीं बुलाया गया। तो ये लोग को जब भनक लगी कि एक नियम ऐसा बनने जा रहा है जिसमें क्या होगा कि किसान और मजदूर वर्ग ही टैक्स भरेंगे, सारा का सारा काम यही लोग करेंगे और बैठ के कौन खाएंगे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। तो ये लोग गुस्से में आ गए और इन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे वो बैठक हो रहा था दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो बैठक हो रहा था। जगह का नाम था, आपका क्या नाम था याद नहीं आ रहा, टाउन हॉल। क्या था? टाउन हॉल में वो बैठक हो रहा था। टाउन हॉल में ही जाकर के ये लोग क्या करते हैं, युद्ध हथियार ये सब चीज़ों लेकर के क्या करते हैं, घुस जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वैस्तिल होता है, जो राजा की ताकत को दिखाता था, उस वैस्तिल जो एक जेल हुआ करता था, उस जेल को भी ये लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और तोड़ करके जेल में जितने भी कैदी होते हैं उनको रिहा कर देते हैं और वहाँ से हथियार वगैरह ले लेते हैं और जेल के सैनिक कमांडर को भी मार देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहीं से किसी भी राजा के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू हुआ। और ये जो विद्रोह हुआ यह धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लिया, जिसको कहा जाता है इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। दोस्तों ये क्लास 9 का चीज़ है दोस्तों, क्लास 9 में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए 10 में ये सारी चीज़ें अगर बताने जाएंगे तो फिर ये चैप्टर मेरा लंबा हो जाएगा। तो आप एक बार उस चैप्टर को देख लीजिएगा। तो आप आइए आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ दिया है। देखिए तो उसी तरह से बटा हुआ था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब जो पादरी वर्ग होते थे ये चर्च में रहते थे, चर्च में पूजा पाठ करने का काम करते थे। उसके बाद जो किसान और मंत्री, इसमें जो कुलीन वर्ग होते थे, व्यापारी वर्ग, इनको शामिल किया जाता था। और तृतीय स्टेट में आपके आते थे किसान और मजदूर वर्ग। सारा का सारा देखिए सुविधा किनको दिया जाता था, पादरी वर्ग को दिया जाता था। ऊपर से टैक्स भी नहीं भरते थे, सब कुछ करते थे, सारा सुविधा मिलता था। इन्हें भी सारा सुविधा मिलता था, लेकिन इन्हें कोई सुविधा भी नहीं मिलता था, उल्टा इनसे टैक्स भरवाया जाता था। तो जिसके कारण ये उग्र हो जाते हैं और उस आंदोलन को, उस क्रांति को ये लोग जन्म देते हैं। और उस समय फ्रांस में शासन चल रहा था किसका? लुई 16 का। और समय कब का था दोस्तों? उस समय था आपका 1789 का। इस समय दोस्तों दुनिया में समझ लीजिए कि एक नया इतिहास शुरू हुआ जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि राष्ट्र का विचार, अब इसमें से कौन कौन से व्यक्ति आए जिन्होंने राष्ट्र का विचार दिया? तो इसमें 3-4 व्यक्ति आए थे दोस्तों जिनके बारे में आगे पढ़ना है। एक है गैरीबाल्डी, एक है आपका जुसेप्पे मैत्सिनी, उसके बाद है आपका रूसो। इस तरह के 3-4 व्यक्ति आए जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधाराएं दी कि एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, राष्ट्र किसको कहा जाना चाहिए, एक संविधान किस तरह का होना चाहिए। मतलब सारे चीज़ें सामने निकल करके आनी शुरू हो गई। ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। थैंक यू।